चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन से रिलेटेड। लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा हम 2 मिनट में रिवाइंड कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा, इस टाइम में जो भी स्टूडेंट्स ऐड होना चाहेंगे वो हो जाएंगे। लास्ट लेक्चर की शुरुआत हमने करी रेडिएशन से, और उस रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करी हमने, और उस सीक्वेंस को हमने याद रखा एक इक्वेशन से। और वो लाइन क्या थी आपकी, गामा एक्सरे यूज वाइडली इन मेडिकल रिसर्च। उस इक्वेशन से, मतलब उस स्टेटमेंट से आपने गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो वेव्स का सीक्वेंस याद रखा। फिर हमने लाइट की नेचर की बात करी, और लाइट की नेचर में आपने कहा कि डुअल नेचर को फॉलो करता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। पार्टिकल नेचर की जब हमने बात करी तो हमने कहा कि 2 इफेक्ट्स रहेंगे पार्टिकल नेचर को समझने के लिए, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक कॉम्पटन इफेक्ट। और वेव नेचर को समझने के लिए 3 इफेक्ट्स काम करते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। उसके बाद हमने बात करी किसकी, वर्क फंक्शन की। वर्क फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट जानते हुए हमने कहा कि मेटल सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज, सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो वहां पर एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जो होगी, हाँ, मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए, वही एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाएगी या वर्क फंक्शन कहलाएगी आपको। उसके रिगार्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वही क्या होगी, आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। देन आफ्टर हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बात करी, यूनिट्स ऑफ वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, और आपकी जो सरफेस है उस पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल की जब हमने बात करी तो हमने बोला कि 2 टाइप से डिपेंड करता है, मतलब 2 तरीके के मेटल का एग्जाम्पल लिया हमने, प्लेटिनम और सीजियम। प्लेटिनम के लिए आपका जो वर्क फंक्शन था वो 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, और सीजियम के लिए कितना था आपका, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। देन आफ्टर हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करी, और हमने कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। देन हमने इलेक्ट्रॉन एमिशन की बात करी। इलेक्ट्रॉन एमिशन हमने 4 टाइप से देखे, थर्माइनिक एमिशन, फील्ड और कैथोड एमिशन, कोल्ड कैथोड एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और सेकेंडरी एमिशन। और इसमें मैंने आपको बोला था बेसिक, आपको फील्ड और कोल्ड कैथोड एमिशन से रिगार्डिंग कितना फील्ड आप अप्लाई करते हैं, दैट इज 10⁻3 टू 10⁸ वोल्ट पर मीटर। जो आप फील्ड अप्लाई करते हैं उस फील्ड को रिमेंबर रखना है ऑब्जेक्टिव पर्पज से। फिर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेसिक डेफिनेशन की बात करी। ठीक है, यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, वरना आप मुझे यस बोल दीजिए अगर लेक्चर को कंटिन्यू करना है आगे की तरफ। ओके सर। नाउ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशंस को समझने के लिए हमारे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस करी, और उस ऑब्जर्वेशन की शुरुआत जो करी थी वो, 1 सेकेंड, वो हर्ट्स ने करी थी। हर्ट्स के बाद साइंटिस्ट आए आपके हॉल वॉच, फिर इनके बाद लेनार्ड। देन लेनार्ड और मिलिकन ने दोनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट करा, जो आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडी है रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जिसके बेस पर ही हम सारे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के रिगार्डिंग, और इसकी बेस पे इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। कुछ इस तरीके से हम थ्योरी का सीक्वेंस पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरुआत करेंगे हर्ट्ज से। तो अगर मैं आपसे बात करूं चैप्टर की नेम की, तो अगर हम अपने सिलेबस का डिजाइन देखें तो पहले हम चैप्टर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर बाद में कहीं ये चैप्टर आता है। ठीक है। तो जो हर्ट्ज थे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उस एक्सपेरिमेंट को करते हुए उन्होंने मेटल सरफेस पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गिराई, और एक डिटेक्टर लूप से उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। तो जैसे ही रेडिएशन गिरा तो वहां पर स्पार्किंग हुई, और स्पार्किंग हुई तो डिटेक्टर लूप से ये पता चला कि उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने शुरू हो गए।
वहां से जो पार्टिकल निकल रहा था रेडिएशन इंसिडेंट होने पर, उसे क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन बोला गया। तो शुरुआत कहाँ से हुई? हर्ट्ज से शुरुआत हुई। हर्ट्ज ने क्या करा? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किसके ऊपर इंसिडेंट कराया? मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट कराया। ऐसा कराने पर वहां पर क्या हुई? स्पार्किंग हुई। और स्पार्किंग हुई तो वहां से एक पार्टिकल एमिट हुआ मेटल सरफेस से, जिसे क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया। हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन में कोई डाउट? और हर्ट्ज कर क्या रहे थे वास्तव में? हर्ट्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इज इट क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज हलवाच। देखिए यहां से इन्होंने क्या करा? इन्होंने इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प ली और एक सेटअप बनाते हैं हम, उसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। और इसके साथ एक जिंक प्लेट को कनेक्ट करा, और ये आपका इलेक्ट्रोस्कोप है तरीके से, इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, ये आपकी जिंक प्लेट है। इन्होंने जिंक प्लेट के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट कराया, अल्ट्रावायलेट रेज को इसके ऊपर इंसिडेंट कराया। अब जैसे जैसे अल्ट्रावायलेट रेस को जिंक प्लेट के ऊपर इंसिडेंट कराया गया, तो वहां पर कुछ कंडीशंस थी। क्या? कि जिंक प्लेट हो सकता है आपकी इनिशियली निगेटिवली चार्ज हो सकता है जिंक प्लेट आपकी अनचार्ज हो इनिशियली, और या फिर हो सकता है जिंक प्लेट आपकी पॉजिटिव चार्ज हो। तीनों कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना। अगर इनिशियली जिंक प्लेट निगेटिवली चार्ज थी, तो रेडिएशन गिरने के बाद वो प्लेट आपकी अनचार्ज हो गई। कैसे हो गई? अनचार्ज हो गई। अगर इनिशियली आपकी जिंक प्लेट अनचार्ज थी, तो आफ्टर इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन द प्लेट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। कैसी हो गई? पॉजिटिव चार्ज हो गई। और थर्ड केस, अगर वो आपकी पॉजिटिवली चार्ज थी, तो वो मोर पॉजिटिव हो गई, मोर पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तीन ऑब्जर्वेशन करे, और इस ऑब्जर्वेशन की बेस पर इन्होंने ये पता लगाया। अच्छा खुद सोचो, किसी पार्टिकल पर निगेटिव चार्ज है और उसके ऊपर रेडिएशन गिराया गया, और वो पार्टिकल अनचार्ज हो गया, तो थ्योरी कहती है कि उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, अभी तो नेगेटिव चार्ज हट जाएगा, कैसा रह जाएगा? वो अनचार्ज रह जाएगा। अगर वो अनचार्ज है, तो जब अनचार्ज से, जब मैं बोल रहा हूं कि एक सिस्टम है, उस सिस्टम में इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस हैं, तो होल सिस्टम को मैं अनचार्ज बोलूंगा। तो जब मैं कह रहा हूं कि मैंने इसके ऊपर रेडिएशन गिराया गया, और इस रेडिएशन से क्या निकल गए? इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो वो कैसा चार्ज रह जाएगा? ओनली पॉजिटिवली चार्ज रह जाएगा। और अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, उससे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्या थ्योरी क्लियर हुई? तो हेलवॉच की थ्योरी कहती है, जिंक प्लेट के ऊपर जब आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इंसिडेंट कराते हैं, तो उस सिचुएशन में प्लेट से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, और जैसे ही अगर वो प्लेट इनिशियली नेगेटिव चार्ज थी, तो वो अनचार्ज हो जाएगी। अगर वो अनचार्ज थी इनिशियली, तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। और अगर वो पॉजिटिव चार्ज थी, तो वो मोर पॉजिटिव चार्ज या एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगी। इस थ्योरी में कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट वन इज लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रॉन भी उतने ही निकलेंगे जितने होंगे, मतलब हम लोग ये क्या लिखा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता कर सकते हैं। अच्छा, हम आफ्टर एक्सपेरिमेंट ये भी पता लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इजेक्ट हुए। देखो वो डिपेंड करता है चार्ज पर।
जितना चार्ज ट्रांसफर होगा तो आप सिस्टम का चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस चार्ज के बेस पर अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन कंडीशन को अप्लाई करके आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर सक्षम? ओके, नाउ लेनार्ड ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें, तो अकॉर्डिंग टू लेनार्ड ऑब्जर्वेशन, लेनार्ड ने एक सेटअप क्रिएट करा, जिस सेटअप में इस तरफ ये कैथोड प्लेट और इस तरफ एनोड प्लेट, और इसे एक हाई टेंशन बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसे कनेक्ट कर दिया हाई टेंशन बैटरी से तरीके से। ये कैथोड प्लेट है और ये कैसी है, एनोड प्लेट। यहां पर एक आपने माइक्रो एमीटर कनेक्ट कर दिया करंट को मेजर करने के, ठीक है। अब लेनार्ड ने क्या करा, इस कैथोड प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इंसिडेंट कराया। जैसे ही लेनार्ड ने इस पर कैथोड प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इंसिडेंट कराया, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर एनोड की तरफ चलने लगे। तो प्रोसेस वही हुआ, एक पर्टिकुलर प्लेट पर एक रेडिएशन गिराया गया है, रेडिएशन गिराया तो इलेक्ट्रॉन निकले हैं। इस प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला गया। और इस इलेक्ट्रॉन को, चूंकि फोटोन्स के गिरने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन बोला गया। इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोला गया, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो लेनार्ड ऑब्जर्वेशन की अगर बात करें, तो कैथोड प्लेट पर जब हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गिराते हैं, तो उस सिचुएशन में उस कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलकर एनोड की तरफ चलते हैं, और वहां पर जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो फोटोन के इंसिडेंट्स होने से निकल रहे हैं। ठीक है, ये थ्योरी क्लियर हुई? ओके, नाउ जब जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है एक पाथ पर, या किसी वायर में या किसी सेटअप में, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट भी ट्रेवल करती है। तो ये अगर फोटो इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट ट्रेवल करेगी वो करंट कहलाएगी आपकी फोटो करंट। वो करंट क्या कहलाएगी आपकी, फोटो करंट कहलाएगी। तो अकॉर्डिंग टू लेनार्ड ऑब्जर्वेशन, जब किसी कैथोड प्लेट पर एक मतलब फोटॉन्स इंसिडेंट कराए जाते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट कराया जाता है, तो कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकलते हैं, जिन इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और उनके मूवमेंट की वजह से वहां पर एक करंट सेटअप होती है, जिस करंट को हम फोटो करंट बोलते हैं। लेनार्ड थ्योरी क्लियर हुई, यस और नो? ओके, नाउ लेनार्ड और हेलवॉच ने मिलकर एक स्टेटमेंट और दिया। क्या स्टेटमेंट दिया? इन्होंने ये बोला कि जो आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गिरा रहे हो, इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए। तो आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स, इन्होंने ऑब्जर्व करा कि जब हम एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी को इंसिडेंट करा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर लिमिट की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन हम इंसिडेंट करा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है इजिली। तो थ्योरी के बेस पर इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि अगर आप सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी को इंसिडेंट कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, तो आपको एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी को वहां पर सेटअप करना पड़ेगा, जिससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गिराने पर आपका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी आपकी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, यहीं से फिर फाइनल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन राइज होती है। द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस when electromagnetic radiation of suitable frequency incident on it। ठीक है, और उस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और जो करंट सेटअप होती है उसे फोटो करंट बोलते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। ठीक है, तीन थ्योरी हुई, फर्स्ट थ्योरी हर्ट्स, हेल्महोल्ट्ज और लेनार्ड। इन तीनों थ्योरी में किसी को कोई डाउट? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अब कुछ सेंसिटिव मटेरियल के मैं नेम लिख देता हूं यहां पर। हाईली सेंसिटिव मटेरियल या फोटो सेंसिटिव लिखेंगे।
highly photosensitive material like lithium, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम। ये इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि अगर आप इन पर विजिबल लाइट का रेडिएशन भी इंसिडेंट करा दो तो इन मेटल से आपकी इलेक्ट्रॉन एमिट होने शुरू हो जाते हैं, और इन्हें ही हम बोलते हैं केमिस्ट्री में एल्कली मेटल। ठीक है। फिर कुछ मेटल्स हैं जैसे Zn, Cd कैडमियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। ये आपके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के गिरने पर ही काम करते हैं। जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट होता है तब ये आपके इनसे इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। और कुछ आपके हैवी मेटल्स हैं, और जो हैवी मेटल्स हैं वो कब इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराते हैं, जब हम एक्सरे इंसिडेंट कराते हैं। तो आप पैटर्न भी देख सकते हैं, गांधी तो हमने अभी नहीं लिया, लेकिन एक्सरे यूज्ड वाइडली, दैट इज एक्सरे, अल्ट्रावायलेट और विजिबल। तो ये आप याद रखें, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि विजिबल लाइट की हेल्प से कौन सा मेटल इजिली इलेक्ट्रॉन को एमिट करा सकता है। तो उसमें ऑप्शन दे सकता है, एक लिथियम ले लेगा, बाकी 4 ऑप्शंस अल्ट्रावायलेट वाले उठा लेगा, 3 ऑप्शन। तो आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। ओके, यहां तक कोई भी किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, क्योंकि अब जो हम समझने वाले हैं वो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 थ्योरी थी, आपकी हर्ट्ज थ्योरी, हलवास थ्योरी और लेनार्ड थ्योरी, इनका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। लेकिन अब जो हम लेनार्ड और मिलिकन की हेल्प का जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसकी एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस थ्योरी के बेस पे ही, इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे ही हम कुछ ग्राफ प्लॉट करेंगे। उन ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में कई बार आपसे पूछे गए हैं। ठीक है। हाँ, गामा रेस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो यूज नहीं किया जाता, बट रीजन ही यही है। आप एक्स रेस को भी बहुत मतलब रेयरली अगर कहीं यूज करना पड़ रहा है तभी यूज करेंगे, वरना मोस्ट ऑफ द केसेस में हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ही काम चलाएंगे। ठीक है। चलिए, अब मैं एक सेटअप बनाता हूं, आप लोग भी अपनी कॉपी पेन लें और इस सेटअप को बनाएं। ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं हम? एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप लोग भी इस डायग्राम को बनाएं जो मैं बनाने वाला हूं। ठीक है। सर प्रधान आए हैं, कोई इन्हें एंट्री करनी है नहीं करनी है इनकी? ओके सर। ओके सर। ओके। सभी लोग सेटअप बनाए। इंपॉर्टेंट है डायग्राम, एग्जाम में बनवाने के लिए भी आता है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और एक बात ध्यान रखना, जो कंसेप्ट, जो थ्योरी और जो न्यूमेरिकल आपके पेन के नीचे से निकल गया, वही आप एग्जाम में कर पाते हैं इजिली। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में एग्जाम में।
देखिए ध्यान से, हमने एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ली, एक तरफ कैथोड प्लेट और एक तरफ एनोड प्लेट। करंट मेजर करने के लिए माइक्रो एमीटर लगा दिया, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसे मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगा दिया। आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करनी पड़ती है, तो यहां पर हमने एक पोटेंशियल डिवाइडर और लगा दिया, पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है, ये आपकी की है, उसे इसे ऊपर कर लेते हैं, और ये आपकी हाई टेंशन बैटरी है। हाँ, अभी बताऊंगा, एक एक शब्द का मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा, व्हाट इज पोटेंशियल डिवाइडर। जस्ट वेट, पहले डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये हाई टेंशन बैटरी है, पोटेंशियल डिवाइडर हो गया, वोल्टमीटर, कैथोड, एनोड, और एस बिलोंग्स टू सोर्स। ठीक है, अब देखिए यहां से वन बाय वन एक एक शब्द क्लियर करेंगे, हर चीज क्लियर करेंगे, क्योंकि मैंने बोला एग्जाम पर्पज से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, और इसके रिगार्डिंग जितने भी ग्राफ हो गए वो सारी स्टडी हम अब करने वाले हैं। अब बहुत ध्यान से एक एक चीज को देखते चलना, देखिए ध्यान से, आई होप सबने इसे ड्रॉ कर लिया होगा। आप रेडिएशन को इंसिडेंट करा रहे हैं कैथोड प्लेट पर, और अभी अभी जस्ट कुछ मिनट पहले हमने थ्योरी पढ़ी, और लेनार्ड की थ्योरी थी, और उसमें हमने ऑब्जर्व करा कि जो कैथोड प्लेट पर हम रेडिएशन को इंसिडेंट कराते हैं, तो उस कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन एमिट होने लग जाते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, वैसे वैसे उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट सेटअप हो जाती है। इस तरीके से हमने अभी अभी ऑब्जर्व करा। ठीक है, तो इस कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं आफ्टर इंसिडेंट ऑफ फोटोन। दैट मींस इस कैथोड प्लेट को मैं एक नया नाम दे सकता हूं, फोटो सेंसिटिव प्लेट। क्या बोल सकता हूं मैं इसे? फोटो सेंसिटिव प्लेट। ऑब्जर्वेशन को बहुत ध्यान से समझना, पेन को साइड में रख दो, और जैसे जैसे मैं कंसेप्ट को बताता जाऊं उस कंसेप्ट को सुनते रहो, तो आपको ये अभी के अभी क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट पूरा पूरी तरीके से। ठीक है, वन बाय वन बात करते हैं। देखिए, आपके पास एक सोर्स है, जिस सोर्स से रेडिएशन निकल रहा है एवरी डायरेक्शन में, और उस सोर्स से रेडिएशन ही इस विंडो के थ्रू, डब्ल्यू विंडो, इस कैथोड प्लेट पर इंसिडेंट हो रहा है। तो इस सोर्स की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, इस सोर्स की कोई ना कोई इंटेंसिटी होगी, और इस सेटअप को अरेंज करने का मेन यूज था कि आप कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर अप्लाई करें। अब एक बच्चे ने पूछा ये पोटेंशियल डिवाइडर है क्या? देखिए बहुत ध्यान समझना, नाम से ही पता चल रहा है जो पोटेंशियल को डिवाइड कर दे वही क्या है, पोटेंशियल डिवाइडर है। अब इसका यूज क्या है, मेन थिंग इज दैट, तो अगर मैं ओम्स लॉ में, आपने जब एक्सपेरिमेंट करा होगा तो वहां रेजिस्टेंस निकाला होगा, तो वहां पर आपने रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करा होगा, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस और चेंज इन करंट। तो इस डेल्टा वी की वैल्यू की वजह से, इस डेल्टा वी में चेंज होने की वजह से रेजिस्टेंस में चेंज होगा, और जब रेजिस्टेंस में चेंज होगा तो करंट में भी चेंज होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ओम ने बताया हमें कि सर्टेन कंडीशंस में V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है और I इज प्रोपोर्शनल टू V होता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल को डिवाइड करके, कहीं पर हम ज्यादा पोटेंशियल लेंगे, पोटेंशियल ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस हम कम लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। दैट मीन्स हम इस पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से इस रेजिस्टेंस की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को लेके इस प्रॉपर सर्किट में डिफरेंट करंट को सेटअप कराएंगे। आई होप पोटेंशियल डिवाइडर क्लियर हुआ। ठीक है, अगर यहां पर ये दोनों तरफ से एरो ना होते, सिंगल एरो होता, तो ये पोटेंशियल डिवाइडर ना कहला के रियोस्टेट कहलाता। फिर रियोस्टेट के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं थी, आप रेजिस्टेंस की वैल्यू डायरेक्ट चेंज करते रहते। लेकिन यहां पर क्या है, दो टर्मिनल्स अटैच्ड हैं, एक कैथोड प्लेट से और एक एनोड प्लेट। इतना क्लियर है? आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ सक्षम? ओके, नाउ एक एक करके बहुत ध्यान से कंसेप्ट को समझेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको तीन चीजें दी, एक फ्रीक्वेंसी, एक पोटेंशियल डिफरेंस और एक करंट, सॉरी इंटेंसिटी। इस पूरे सर्किट में ये सोर्स है, इस सोर्स की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है,
इस सोर्स की कोई ना कोई इंटेंसिटी है, मैं आई एन लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, और इस सोर्स पर एक अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। फर्स्ट कंडीशन, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। सबसे पहले हम किसका इफेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं? इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो ये जो 7-8 मिनट का लेक्चर रह गया है, इसमें हम इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑब्जर्व करेंगे। फिर विद इन 5 to 7 मिनट्स आप नेक्स्ट मीटिंग को ज्वाइन कर लें। इससे मैं 2 मिनट पहले मीटिंग शुरू करके और सब बच्चों को ऐड कर लूं, ठीक है? इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी की जब मैं बात करता हूं, तो मैं इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए फ्रीक्वेंसी को फिक्स मान रहा हूं थोड़ी देर के लिए, और इसके साथ साथ मैं जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं उसे भी क्या मान रहा हूं? फिक्स मान रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिवाइड, देखो अब थोड़ी देर के लिए मैं इस क्वेश्चन का भी अभी आंसर दे दूंगा, थोड़ी देर के लिए आप क्वेश्चन मत पूछो, कंसेप्ट समझ लो पहले, है ना? फिर तुम्हारे क्वेश्चन आप एक एक करके जो भी मन में आए हर तरीके के क्वेश्चन पूछना, सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? अब थोड़ी देर के लिए इधर देखो फिलहाल बस। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी की बात करूं तो मैं इसे ऑब्जर्व करने के लिए फ्रीक्वेंसी को फिक्स लेके चल रहा हूं और पोटेंशियल डिफरेंस को फिक्स लेके चल रहा हूं। तो जब मैं ऐसी सिचुएशन की बात करता हूं तो मेरे पास बची केवल इंटेंसिटी, जिसे मैं घटा और बढ़ा सकता हूं। और डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी कहती है एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स फॉर्मूला, इंटेंसिटी की डेफिनेशन कहती है एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी? एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू। तो ऐसे ऐसे हमारे पास कितने फोटोन्स एमिट होंगे? एन एल, ठीक है? तो उनकी टोटल एनर्जी कितनी? एन एच न्यू। पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यही क्या होती है? इंटेंसिटी होती है। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो एच प्लांक कांस्टेंट, जो भी प्लेट का एरिया होगा वो कांस्टेंट होगा, एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए रेडिएशन हम इंसिडेंट करेंगे वो भी कांस्टेंट रहेगा, और हम इस पर्टिकुलर केस को ऑब्जर्व करने के लिए फ्रीक्वेंसी को फिक्स लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब एन को छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या है आपकी? कॉन्स्टेंट्स हैं। ये सब क्या है आपकी? कॉन्स्टेंट्स हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड जो भी होंगे वो बढ़ेंगे, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही क्या है आपके? फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जब वो बढ़ेंगे तो उसके साथ साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगी। कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। क्लियर है? यस और नो? फर्स्ट इफेक्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। चलिए, यस, वेरी गुड। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं इसके रिगार्डिंग, देखिए ध्यान से। अब आपने देखा वेरिएशन हो रहा है किस किस में? इंटेंसिटी में और फोटो इलेक्ट्रिक करंट में। दो चीज में वेरिएशन है। तो जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वो भी दो ही चीजों के बीच में करेंगे। एक तरफ हम लेंगे क्या? आईपी, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और एक तरफ हम लेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और अकॉर्डिंग टू स्टडी, जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ रही है फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रही है। दैट मीन्स द ग्राफ बिकम्स स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। फर्स्ट ग्राफ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। फर्स्ट ग्राफ में कोई भी प्रॉब्लम है किसी को? वेरी गुड। देखिए, तो यहां से क्लियर हुआ हमें, मैंने आपको तीन चीजें बताई। हम इस ऑब्जर्वेशन में क्या क्या चीजें लेके चल रहे हैं? फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस। वन बाई वन हम इन तीनों चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने ऑब्जर्व करा किसे? इंटेंसिटी को। और जब हमने इंटेंसिटी को ऑब्जर्व करा तो बाकी दो चीजों को हम कांस्टेंट लेके, इंटेंसिटी को ऑब्जर्व करने के लिए डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी का यूज करा, और इंटेंसिटी की डेफिनेशन कहती है एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी फिक्स है, अदर थिंग कांस्टेंट है, तो बचे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उतनी ज्यादा क्या सेटअप होगी वहां पर? फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेटअप होगी। इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट आईपी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ कैसा रहेगा आपका? स्ट्रेट लाइन रहेगा। क्लियर है यहां तक? और यहां से एक चीज और पता चली
कि सेटअप होने वाली करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, मेनली किस पे डिपेंड करेगी, अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं तो वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगी। क्लियर है? हाँ, नंबर ऑफ फोटोन्स जितनी भी एमिट होंगे। ठीक है, ओके। नाउ 3 मिनट हमारे पास बचे हैं, मैं थोड़ा कंसेप्ट बताता हूं अगले कंसेप्ट को समझने के लिए। अब इधर देखिए, फिर से इधर आते हैं 2 मिनट। नाउ कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कलर, ब्लैक कलर। अब मैंने कहा, मैंने यहाँ की अरेंज नहीं कर रखी है, की को मैंने हटा दिया है, दैट मीन सर्किट इनकम्प्लीट है। और जब सर्किट इनकम्प्लीट है, की है ही नहीं यहाँ पर, तो इस पोटेंशियल डिवाइडर का कोई काम ही नहीं है, ना ही इस हाई टेंशन बैटरी का कोई काम नहीं है। जब कुछ नहीं है तो बस ऊपर ऊपर वाला सेटअप है, और ऊपर वाला सेटअप कह रहा है कि सोर्स से आप क्या इंसिडेंट कराएं, फोटोन्स इंसिडेंट कराएं। यहाँ से क्या निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिसकी वजह से क्या सेटअप होगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, आईपी। तो मैं लिख सकता हूं कि जो आईपी सेटअप होगी वो आपकी इस डायरेक्शन में सेटअप होगी। ये डायरेक्शन किसकी रहेगी, आईपी की रहेगी। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो अभी तक केवल कौन सी करंट सेटअप है इसमें, आईपी करंट सेटअप है। अब कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, फिर गैप होने वाला है। कंसेप्ट को आगे बढ़ाता हूं तो मैं पोटेंशियल यहाँ की लगा देता हूं। जैसे ही मैं की लगाऊंगा तो देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है इधर का, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगी ऐसे 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 इधर की तरफ। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चली और इस तरफ करंट आ गई। ये मैं थोड़ी देर के लिए इस करंट को मैं आई डैश मान लेता हूं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा करंट है। अब ये पोटेंशियल डिवाइडर वाली जो कंडीशन थी, इसे उठा के, इस वाले एरो को उठा के मैं ले आया बिल्कुल इसके ऊपर। और जब मैं इसके ऊपर ले आऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो ये एक्सटर्नल करंट भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं तो इसे इस तरफ ले आते हैं, इस तरफ ले आए, यहां पर आ गए। जैसे ही आएंगे तो ये आई डैश की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अब करंट का ये वाला पोर्शन इधर आ गया और ये वाला पोर्शन इधर आ गया। तो इसका मतलब अब जो करंट सेटअप होगी वो इस तरफ से होगी, तो आई डैश की डायरेक्शन अब किधर हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। हम निगेटिव में पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये आई डैश की वैल्यू इस आईपी की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी तो वो कैंसिल आउट करके नेट करंट को जीरो कर देंगी। और जिस पोटेंशियल पर नेट करंट जीरो हो जाएगी वही पोटेंशियल आपका कहलाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, जिस पोटेंशियल पर नेट करंट जीरो हो जाएगी वही पोटेंशियल क्या कहलाएगा, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इन इस थ्योरी को इस तरीके से ऑब्जर्व करके हम अनदर दो ग्राफ जो है हमारे इससे रिलेटेड, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेंगे और इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? यस और नो? यस, वेरी गुड। चलिए अब आप नेक्स्ट मीटिंग को ज्वाइन करें 5 to 7 मिनट्स में। ठीक है, इसे मैं थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ, गैप लेते हैं 5 से 7 मिनट का। ओके। हम बिल्कुल रिकैप कराएंगे, डोंट वरी। अभी मैं लास्ट के जो 10 मिनट बचेंगे उसमें पूरा रिकैप दे दूंगा, पूरे चैप्टर मतलब जितना मैंने पढ़ा दिया इतने का। ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए जो थ्योरी है इसे, जस्ट वेट। इस थ्योरी को नोट कर लीजिए, मैं स्टार्टिंग से जितना पढ़ा है हमने आज। यहाँ से हमने स्टार्ट करा, हर्ट्स, हॉलवाच, लेनार्ड, मिलिकन, हर्ट्स एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, हॉलवाच से नोट करते चलें।
आपको इससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हुआ करें, आप या तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, या फिर मेरा पर्सनल नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा आपको, और वीडियो में शो हो रहा होगा या चैनल के डिस्क्रिप्शंस में भी होगा। आप मुझे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सअप करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेटअप्स बना लें और इसे बहुत ध्यान से समझ लें। ये हमारा चैनल है और ये प्लेलिस्ट है हमारी, इसमें इसमें जो बच्चे नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, अपने सीनियर्स को शेयर कर सकते हैं। बाकी ये भी नेट जेआरएफ के लेक्चर्स हैं। आईआईटी मेंस और नीट से रिगार्डिंग क्रैश कोर्स टाइप कुछ लेक्चर्स हैं। बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स के रिगार्डिंग जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। फाउंडेशन क्लास 11th और क्लास 12th से रिलेटेड लेक्चर्स हैं। स्टार्टिंग चैप्टर्स के हैं आपके ये। और एनसीईआरटी बुक रीडिंग से रिगार्डिंग भी यहाँ पर कुछ लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, तो आप इन्हें यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ आफ्टर 2 minutes we'll start, or we say that we'll continue our lecture.
देखिए, कॉन्सेप्ट ने समझाया हमें कि इंटेंसिटी का इफेक्ट कैसे रहेगा अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स है और पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है। अब इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। ओके, नाउ द सेकंड वन इज इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। देखिए, पोटेंशियल के इफेक्ट की अगर बात करें तो मैंने आपको अभी अभी थ्योरी समझाई। उस थ्योरी में अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये समझाया गया कि इनिशियली केवल और केवल फोटो इलेक्ट्रिक करंट थी, लेकिन जैसे ही आपने सप्लाई दी तो आपकी करंट सेटअप और हुई, और सप्लाई की डायरेक्शन में और करंट की डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन क्या रही, आपकी सेम रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी टोटल फोटो इलेक्ट्रिक करंट है या टोटल करंट जो है वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक तो बढ़ेगी। ये सेम डायरेक्शन में है, तो टोटल करंट को अगर मैं आई बोलूं तो वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्लस आई पी डैश, इन दोनों का सम ही रहने वाली है। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है ठीक है, वो एक थोड़ा सा इशू हो गया था, उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। आपको आवाज आ रही है? ओके, नाउ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। यहां पर जब कोई एक्सटर्नल सप्लाई नहीं थी तो उस सिचुएशन में आपका बोर्ड तो क्लियर हो रहा है ना आपको? जस्ट वन टाइम प्लीज टेल मी। ओके, बोर्ड क्लियर नहीं हो रहा है आपको? जस्ट वेट 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 वेट, आई थिंक इशू। वेट, आई होप अब सबको बोर्ड क्लियर हो रहा होगा। ओके, अभी बोर्ड क्लियर है?
सब लोग बता दें एक बार प्लीज, बोर्ड सबको क्लियर दिख रहा है? चलिए देखिए ध्यान से स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 मिनट, देखिए थोड़ा सा इशू हो गया था जिस वजह से आपको ये क्लियर नहीं दिख पा रहा था। ओके, नाउ मैंने आपको बोला जब एक्सटर्नल सेटअप को हम यहां से हटा देंगे तो केवल रेडिएशन के इंसिडेंट होने पर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेटअप होगी। एक्सटर्नल सेटअप को कनेक्ट करा तो देखो ये टर्मिनल पॉजिटिव वाले पोर्शन में कनेक्टेड है और ये वाला टर्मिनल इस तरफ से कनेक्टेड है। तो जो हाई टेंशन बैटरी को जब कनेक्ट करेंगे तो करंट सेटअप होगी। तो वो करंट ऐसे जाएगी और कुछ इस तरह से इस पाथ पर फॉलो होते हुए और इन द डायरेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो ट्रेवल करेगी। अब मैंने बोला इसे बढ़ाते गए इस तरफ ले आए, इसे उठा के यहां से यहां पे ले आए, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। तो उस सिचुएशन में ये करंट क्या हुई होगी, मैक्सिमम हुई होगी। जब ये करंट मैक्सिमम हुई होगी फिर हमने निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करा। निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते करते एक सिचुएशन ऐसी आई होगी, देखो जैसे ही हम इस वाले सेटअप को, मैं कलर चेंज करता हूं यहाँ पे, जैसे ही हम इसे उठा के यहां से यहां लगाएंगे, इस तरफ की तरफ लेके जाएंगे, तो अब करंट की सप्लाई निगेटिव टर्मिनल से ऐसे है, देखो ये ठीक। तो यहां से करंट चलेगी पॉजिटिव से ही अकॉर्डिंग टू रूल, और वो करंट ऐसे चल के इस तरह से जाके और वो करंट इस डायरेक्शन में जाएगी। दैट मीन्स वो करंट अब किस डायरेक्शन में जाएगी, आई डैश करंट इस डायरेक्शन में जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोज हो गई। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि नेट करंट को कितना कर देंगे, ये जीरो कर देंगे। और जिस पोटेंशियल पर, जिस निगेटिव पोटेंशियल पर नेट करंट जीरो होगी, उस निगेटिव पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक, ओके। अब मैं ग्राफ के बेस पर तुम्हें एक एक चीज समझाता हूं तो देखो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने बात करी किसकी, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल की। तो जब हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा, जैसे हमने इंटेंसिटी की बात करी थी तो हमने फ्रीक्वेंसी ली थी। बोर्ड नहीं दिख रहा क्या आपको? बोर्ड दिख रहा है सबको? ओके ओके, चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। देखिए अब ध्यान से, जैसे हमने इंटेंसिटी की कंडीशन की बात करी थी तो हमने फ्रीक्वेंसी को और पोटेंशियल डिफरेंस को फिक्स करा था। जब हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप फ्रीक्वेंसी को भी फिक्स रखें, फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखें, और एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी I1 ले लें। तो यहां पर भी हमने क्या करें, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी को I1 को ले लिया। अब वेरिएशन ऑब्जर्व करेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट में और जो भी आपका पोटेंशियल है उसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब ग्राफ को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे आप, एक एक लाइन को। ठीक है, देखिए इंटेंसिटी I1 फिक्स है और हमने पढ़ा है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी डिपेंडेंट है, और इंटेंसिटी को अगर मैं फिक्स कर दूंगा तो उस पर्टिकुलर जोन में मेरी फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी फिक्स हो जाएगी। मैंने कहा I1 इंटेंसिटी पर इतनी फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, इतनी फोटो इलेक्ट्रिक करंट है इस पर्टिकुलर वैल्यू तक। इस एक्सिस पर मैंने IP लिया है और इस एक्सिस पर एनोड पोटेंशियल है, एनोड पोटेंशियल, और इस एक्सिस पर है हमारा रिटार्डिंग पोटेंशियल। इस एक्सिस पर क्या है हमारा, रिटार्डिंग पोटेंशियल। ठीक है, जो निगेटिव पोटेंशियल होगा। अब वन बाय वन एक एक स्टेप को समझते जाएंगे। देखिए ध्यान से, इंटेंसिटी को आपने I1 लिया, I1 इंटेंसिटी पर, चूंकि इंटेंसिटी आपने फिक्स कर दी, फ्रीक्वेंसी पहले से ही फिक्स है, I1 इंटेंसिटी पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी और वो पर्टिकुलर वैल्यू ही आपकी सेचुरेशन करंट कहलाती है। दैट मींस क्योंकि इंटेंसिटी फिक्स है तो करंट और ज्यादा नहीं बढ़ेगी। अब आपने क्या करा, पोटेंशियल डिफरेंस को कम करना शुरू करा निगेटिव डायरेक्शन में। अब इधर देखिए, साथ में इसके ये भी देखते चलिए सेटअप को। जैसे जैसे आप यहां से वायर को उठा के आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, आगे की तरफ ले जाने का मतलब निगेटिव पोर्शन में ले जा रहे हैं, तो आई डैश करंट की डायरेक्शन अब जो होगी वो कैसी हो जाएगी आपकी, वो आपकी इस डायरेक्शन हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन जो ये आई डैश बना रखा है मैंने एरो, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। और वो जब आप निगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी, जैसे जैसे देखिए मैं बनाता हूं यहाँ पे, जैसे जैसे आप निगेटिव पोटेंशियल को बनाएंगे, बढ़ाते गए एक सिचुएशन ऐसी आई कि जहां पर आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितनी हो गई,
जीरो हो गई। और इस सिचुएशन को ही हम इस पर्टिकुलर केस में कट ऑफ पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, अब अनदर कंडीशन समझो। अगर मैं इंटेंसिटी ना I1 न लेके क्या ले लूं, I2 ले लूं। क्या ले लूं इंटेंसिटी में, I2 ले लूं, जिसकी वैल्यू I1 से ज्यादा है। तो ऑब्वियसली जब इंटेंसिटी ज्यादा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा, तो अनदर करंट मिल गई मुझे मैक्सिमम, इससे थोड़ा ऊपर। कब मिली है, जब मेरी इंटेंसिटी कितनी है, I2 है। अब फिर से वही रिटार्डिंग पोटेंशियल वाली कंडीशन होगी। जैसे जैसे पोटेंशियल को निगेटिव में लेके जाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे आपकी करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट धीरे धीरे कम होती जाएगी और कुछ इस तरीके से आके एक पर्टिकुलर वैल्यू जो पहले वाले केस में थी स्टॉपिंग पोटेंशियल, वहां पर जाकर आपकी टोटल फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगी। अगेन मैंने इंटेंसिटी ली I3 जिसकी वैल्यू I1 और I2 से भी ज्यादा है। फिर से I3 इंटेंसिटी ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो ज्यादा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसे ही निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे फिर से वो कम होती जाएगी और कम होते 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 कुछ इस तरीके से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगी। और जिस सिचुएशन में फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाती है उस सिचुएशन को ही, उस पर्टिकुलर केस में जो भी आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं सर्किट पर, एक्सपेरिमेंट पर अपने, वही पोटेंशियल डिफरेंस, वही पोटेंशियल क्या कहलाता है, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक है, कोई डाउट किसी को? ओके, कोई डाउट नहीं है, चलिए वेरी गुड। अब थोड़ा सा और देखते हैं, देखिए आंसर में पोटेंशियल निगेटिव कैसे हुआ। ओके, मैं इस चीज को बता देता हूँ। देखिए पोटेंशियल नेगेटिव कैसे हो रहा है, जरा देखिए जरा ध्यान से। मैंने आपको अभी समझाया था इस चीज को, देखो। जनरली जब आप इनिशिएट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को तो आपका पॉइंटर, अपर पॉइंटर इस तरफ है और लोअर पॉइंटर इस तरफ है। अच्छा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। करंट हमेशा स्टार्ट होगी ऐसे, तो करंट स्टार्ट हुई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई। यहां से जो पोटेंशियल का डिफरेंस मिला, दैट इज, अगर मैं इसे V1 बोलूं इसे V2 बोलूं, इस पॉइंट को, तो इन दोनों का डिफरेंस जो मिला पॉजिटिव मिला। लेकिन जब मैं इस वैल्यू पॉइंटर को उठा के इस सेंटर वाले एरो से इस तरफ ले आए, अभी मैं आपके वो उस बात का भी जवाब दूंगा इसी सोर्स वाले का, जरा थोड़ी देर इसे समझ लो पहले। इस तरफ ले आए तो करंट सेटअप तो अभी भी इधर से ही होनी है, पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से होगी, लेकिन करंट इस बार कैसे ट्रेवल कर जाएगी, इस तरफ से ट्रेवल कर जाएगी, इधर से, जैसे। तो जब करंट इधर से ट्रेवल कर जाएगी तो उस सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट भी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। इज इट क्लियर? ठीक है, एसी सोर्स का कंसेप्ट भी पूरा बताऊंगा, अभी थोड़ी देर वेट करो बस के। ठीक है, अभी इधर देखिए ध्यान। तो आपको ये इफेक्ट भी क्लियर हो गया। अब बहुत ध्यान से समझेंगे, चूंकि इंटेंसिटी को हम यहां पर फिक्स कर रहे हैं, और जब हम इंटेंसिटी को फिक्स कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपकी करंट फिक्स हो रही है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें, ये किस इंटेंसिटी पे था ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ था I3 इंटेंसिटी। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे जैसे हम निगेटिव पोटेंशियल को अप्लाई करते जा रहे हैं आपकी करंट जीरो हो जा रही है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और जिस पॉइंट पर वो जीरो हो रही है उसे क्या बोल रहे हैं हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल रहे हैं। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं यहां पर कि जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, जो I1 इंटेंसिटी, I2 इंटेंसिटी, I3 इंटेंसिटी पर निकला होगा, अगर मैं उसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहने का मतलब दैट इज 1/2 V² मैक्सिमम। ठीक है, और इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो वर्क डन के इक्वल होगी, और वर्क डन आपने पढ़ा है Q मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, या V0 क्या है हमारा, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और क्यू क्यू कितना होगा आपका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ईवी नॉट। तो यहां से एक रिलेशन आ गया कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके इक्वल होता है, ईवी नॉट के भी इक्वल होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है न्यूमेरिकल पर्पस से। क्वेश्चन बना हाउ टू इंक्रीज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए आप रेडिएशन जो इंसिडेंट करा रहे हैं वो एक पर्टिकुलर आर्टिफिशियल सोर्स से करा रहे हैं, किसी नेचुरल सोर्स से नहीं करा रहे हैं। तो आप वहां से, चूंकि आर्टिफिशियल हैंडमेड सोर्स है आपका, उसकी इंटेंसिटी आप पर्टिकुलर रेगुलेटर से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर है सक्षम? ओके, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना आ गया हमारे यहां से, ईवी नॉट आ गया। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमें एक कंडीशन क्लियर हुई। क्या कंडीशन क्लियर हुई हमें, कि फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। देखिए कितनी अच्छी बात है और कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जेक्टिव पर्पज से भी और 1 या 2 मार्क्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चन के पर्पज से भी। ठीक है, देखिए क्या कंडीशन है। आपने देखा I1 इंटेंसिटी थी तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना था, I2 इंटेंसिटी थी तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल ये था, I3 इंटेंसिटी थी तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल ये था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है जो हम फिक्स लेके चल रहे हैं इनिशियली, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो उस सिचुएशन में जो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो किससे इंडिपेंडेंट रहेगा, इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट रहने वाला है। ठीक है, किससे इंडिपेंडेंट रहने वाला है, इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है। तो अगर वो इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो मन में प्रश्न उठता है कि वो किस पर डिपेंड करता है। उस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए हमें थर्ड इफेक्ट को ऑब्जर्व करना पड़ता है, दैट इज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए यहां से फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे, जब तक स्टॉपिंग पोटेंशियल की कंडीशन ना आ जाए तब तक तो हम वेरिएशन कराना ही कराना है। अब यहां देखिए ध्यान से, एक ग्राफ और बनेगा, इस बार ग्राफ बनेगा फिर से फोटो इलेक्ट्रिक करंट और ये पोटेंशियल आपके, कैसी एक्सिस है, पोटेंशियल एक्सिस है, जिसमें इस तरफ है आपका एनोड पोटेंशियल और इस तरफ है आपका रिटार्डिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब ये करंट है आपकी आईपी। ठीक है, अब बहुत ध्यान समझेंगे, आप निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना शुरू कर रहे हैं, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल की कंडीशन रीच हो गई, आपने निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते गए एक पर्टिकुलर सिचुएशन तक ही तो पोटेंशियल अप्लाई होगा, और एक पर्टिकुलर सिचुएशन तक किन दोनों में डिफरेंस क्या है, किन दोनों में डिफरेंस पूछ रहे हैं आप, रिटार्डिंग और एनोड। ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, अब इधर देखिए, 2 मिनट पहले इधर समझ लीजिए, कंडीशन को समझो, ग्राफ को। ठीक है, मैं कह रहा हूं बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा इससे। ओके, और साथ साथ आपका नीट और आईआईटी के एग्जाम में भी बनता है क्वेश्चन इससे। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ये एनोड पोटेंशियल है, रिटार्डिंग पोटेंशियल है। आपने रिटार्डिंग पोटेंशियल की कंडीशन को रीच करा, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल की कंडीशन को, और स्टॉपिंग पोटेंशियल की कंडीशन को रीच करने के बाद में आप पोटेंशियल को जब भी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं। दैट मीन्स आपको एक पर्टिकुलर करंट ही मिलेगी, उस करंट से मैक्सिमम करंट आपको नहीं मिल सकती। और जो करंट मैक्सिमम मिल जाएगी वही करंट क्या होगी आपकी, सैचुरेशन करंट होगी, उसे ही क्या बोलेंगे हम, सैचुरेशन करंट। देखिए ये तो एक बेसिक थिंग हो गई। मेन थिंग क्या है, हम किसका इफेक्ट पढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का। मैंने कहा जो मेरा रेडिएशन था उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू 1 है।
तो जैसे जैसे मैं रिटार्डिंग पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो उस न्यून फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग मेरी करंट धीरे धीरे कम होती जाएगी, और कम होते 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 एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर आकर आईपी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। दैट इज फर्स्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये कब फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी न्यू वन थी। सेकंड कंडीशन, अब मैंने फ्रीक्वेंसी को क्या ले लिया, न्यू टू ले लिया। फिर न्यू टू के लिए फिर से पोटेंशियल बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, फिर एक अनदर स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला, दैट इज वी। फिर फ्रीक्वेंसी न्यू थ्री ले ली, फिर एक अनदर स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल गया, दैट इज वी नॉट थ्री। ये फ्रीक्वेंसी न्यू टू पर है और ये फ्रीक्वेंसी न्यू थ्री पर। दैट मीन्स जो आपकी न्यू टू फ्रीक्वेंसी है वो न्यू वन से ज्यादा है, और न्यू थ्री किससे ज्यादा है, न्यू थ्री ज्यादा है किससे, न्यू टू से। ठीक है। अब ग्राफ की कंडीशन को समझ लेना बस केवल। ग्राफ की कंडीशन ये इंडिकेट कर रही है, दो ग्राफ बनाए हमने आईपी और पोटेंशियल के बीच, एक ऊपर वाला ग्राफ एक नीचे वाला ये वाला ग्राफ। जब आपने इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल की बात करी तो हमने कहा कि आप डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज लीजिए, लेकिन रिटार्डिंग पोटेंशियल एक ही मिलेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको एक ही मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी पर। एक ग्राफ ये कह रहा है कि आप जब डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिफरेंट डिफरेंट ही मिलेंगे। अब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट होगा उतना ही ज्यादा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। इसलिए आपने देखा न्यू थ्री ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, न्यू टू उससे कम स्टॉपिंग पोटेंशियल, न्यू वन उससे भी कम उससे कम स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो यहां से ये पता चला हमें कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आप इंसिडेंट कराएंगे उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलेगा, और उसे रोकने के लिए उतना ज्यादा ही स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ यहां तक या नहीं, जल्दी से बताएं मुझे। कंसेप्ट क्लियर हुआ इतना? फिर मैं एक बार तीनों ग्राफ को रिमाइंड करा दूंगा। यहां तक क्लियर हुआ? ओके, चलिए एक बार मैं तीनों ग्राफ को इन शॉर्ट रिमाइंड करा देता हूं, फिर मैं चौथे ग्राफ की तरफ पढ़ूंगा। तीनों ग्राफ से रिलेटेड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट क्यों सेम है, क्योंकि पहला ग्राफ इंडिकेट कराता है कि जो करंट होगी वो इंटेंसिटी डिपेंडेंट होगी, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं होगी। क्लियर है? अब मैं तीनों ग्राफ की समरी देता हूं, आपके सारे क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएंगे। पहले ग्राफ की समरी ने कहा कि जैसे जैसे भैया आप इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी। ठीक है, और इस सिचुएशन में भाई साहब मिस्टर तौहीद खान, आप अपना ज्ञान थोड़ी देर के लिए अपने पास रखें, जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसे पढ़ लें, मैंने कल भी यही बात बताई थी। आप डी ब्रॉगली में आप इससे भारी क्वेश्चन लेके आए, ये तो कुछ भी नहीं है सवाल। सर क्या बच्चों की आदत होती है क्या ये, मतलब डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछ के क्लास को डिस्टर्ब करने की? अरे मैंने बोला है लास्ट के 10 मिनट में जहां का भी क्वेश्चन लाना है फिजिक्स से उठा के, लेके 9th क्लास से और नेट तक की क्लास तक का, अपने सीनियर्स से, अपने भैया बड़े भाई बहन से नेट की तैयारी उनसे क्वेश्चन लेके आओ, सारे क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे आपको भाई। ठीक है, तो आप इतनी टेंशन ना लें, सब सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। लास्ट क्लास लेने से पहले आपके मन में फिजिक्स से रिलेटेड डाउट नहीं रहने दूंगा। ठीक है, चलिए इधर देखिए आप ध्यान से। तो फर्स्ट कहता है एज इंटेंसिटी इंक्रीजेस, फर्स्ट ग्राफ कंक्लूजन क्या कहता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। कब? जब फ्रीक्वेंसी फिक्स है और पोटेंशियल डिफरेंस भी फिक्स है। क्लियर है? सेकंड कहता था हमारा कि जैसे जैसे अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है फॉर अ फिक्स फ्रीक्वेंसी, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा दैट इज वी नॉट, वो इंडिपेंडेंट होगा किससे, इंटेंसिटी से। इंडिपेंडेंट किससे, इंटेंसिटी से। ये हमारा सेकंड ग्राफ कहता था। दैट मींस डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी का रेडिएशन गिराए जाओ आपको मैक्सिमम करंट मिलेगी, लेकिन आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और थर्ड ग्राफ कहता है कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन गिरेगा इलेक्ट्रॉन उतनी ही तेजी से निकलेगा, ऐसे लिख लो इसे, तेजी से निकलेगा।
और उसे रोकने के लिए उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी एक गुड़िया ने क्वेश्चन पूछा कि आप जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो करंट भी तो बढ़नी चाहिए। करंट सेम क्यों है? क्योंकि करंट डिपेंड करती है इंटेंसिटी पर, करंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। क्या आपका क्लियर डाउट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इन तीनों ग्राफ में किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। वैष्णवी, क्लियर हुआ आपका ये कंसेप्ट कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर करंट सेम क्यों है? ओके, चलिए, ये तीन ग्राफ थे। अब मैं बढ़ता हूं चौथी तरफ। द फोर्थ वन इज वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। देखिए यहां से इसकी बात करेंगे हम। वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आप खुद बताइए, आपको अभी भी मैंने बोला कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर मैं आपसे कहूं, ग्राफ की बात कर लूं, तो इस एक्सिस पर हमने फ्रीक्वेंसी ले ली, इस एक्सिस पर हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लिया। तो एक बात बताओ, क्या इनिशियली फ्रीक्वेंसी जब आप अप्लाई करोगे बहुत कम, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? जब आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कराएंगे। दैट मींस जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो पोटेंशियल पे डिपेंडेंसी करेगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद, और उसके बाद जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। ये मैंने दो ग्राफ बनाए। दो ग्राफ क्यों बनाए? क्योंकि मैं इसे लिखने वाला हूं मेटल ए, मेटल ए, और इसे लिखने वाला हूं मैं मेटल बी। ठीक है, यहां से क्या पता चला है? ये कब हुआ? जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा गए। ये भी कब हुआ? जब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा गए। अब आप देखेंगे तो मैंने दोनों केस में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर एक में न्यू नॉट लिखा और एक में न्यू नॉट डैश लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट होगी तो उनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होगी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। और हमने, जब हम छोटे थे बचपन में, हमने पढ़ा है कि वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मेटल पे भी डिपेंड करता है। डिफरेंट मेटल के लिए वर्क फंक्शन डिफरेंट होता है। इस ग्राफ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछिए जल्दी से। कोई डाउट किसी को? चारों ग्राफ क्लियर हुए रिगार्डिंग लेनार्ड मिलिगन एक्सपेरिमेंट? हाँ, रिकैप मैं पूरे लेक्चर का दूंगा अभी, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। यहां तक क्लियर है सबको? यस और नो, प्लीज। हाँ, एसी सोर्स वाला कॉन्सेप्ट भी अभी क्लियर कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। सक्षम का क्वेश्चन था कि जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, हाई टेंशन बैटरी अप्लाई कर रहे हैं, उसमें हम एसी सोर्स क्यों नहीं लेते? तो सक्षम, उसका आंसर मैं अगर दो ग्राफ बनाऊं तो आई होप तुम्हें खुद क्लियर हो जाएगा। जस्ट मिनट, मैं एक ग्राफ बनाता हूं ये, और एक ग्राफ बनाता हूं ये। तो आप मुझे बता सकते हैं ये ग्राफ किसका है, एसी का डीसी का? ये डीसी के लिए है और ये किसके लिए है? एसी के लिए। ठीक है, अच्छा, इस ग्राफ को अगर देखो तो कंटिन्यूस सप्लाई मिल रही है, और इस ग्राफ को देखो तो इनिशियली जीरो थी, फिर जीरो हो गई, फिर निगेटिव सप्लाई मिल गई, फिर जीरो हो गई, फिर पॉजिटिव सप्लाई मिल गई। अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव मिल रही है। अब सक्षम का क्वेश्चन था कि अगर हम, क्योंकि यहां पर भी हम पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस और निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं,
और बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो भी हो रहा है, तो क्या हम यहाँ पर एक एसी सोर्स अप्लाई कर सकते हैं? तो सक्षम, अगर आप एसी सोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके रिगार्डिंग ही आपको पूरा सेटअप लेना पड़ेगा, ठीक है। जनरली हाई टेंशन बैटरी का ही यूज करते हैं हम मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। चलिए ये भी क्लियर हुआ। अब मैं एक बार रिकैप कर देता हूं। रिकैप करने से पहले एक बात बता देता हूं, जिसे क्लास लेनी है टाइम से ज्वाइन करे, लेट एंट्री किसी की नहीं होगी, ठीक है। और जब टॉपिक पढ़ाया जाए उसके बीच में क्वेश्चन ना पूछें, और टॉपिक से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछें। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने हैं तो सर से बात करें, मेरा नंबर लें, मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको हैंड टू हैंड सॉल्यूशन उसका भेज दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि भाई टाइम पास चल रहा है यहाँ पर, तो टाइम पास नहीं कर रहा है, पेपर में ऐसे लिखे तो नंबर कट होंगे, बिल्कुल कट होंगे, मत लिख के आना, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही ज्ञान दे के आना। क्योंकि अभी आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं, अभी आप 12th क्लास में जो पढ़ा पढ़ा है उसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आपको रिक्वायरमेंट थी इसलिए ऑनलाइन लेक्चर क्लास 12 के लिए जा रहे हैं। मैं नीट के बच्चों को पढ़ाता हूँ, आईआईटी के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, इसके साथ साथ जो एमएससी करके नेट की तैयारी करते हैं उन बच्चों को भी मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इस चीज को मन में ना लाएं कि हम फिजिक्स का एक भारी सा क्वेश्चन लाके चेपेंगे लेक्चर के बीच में और सर कंफ्यूज हो जाएंगे और सर का आंसर नहीं देंगे। आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, बस वो सही समय पर पूछा गया हो। ओके, चैप्टर को रिमाइंड करते हैं, हमारे पास 5 मिनट है, ठीक है। आप अगर कल के लेक्चर में होते तो आपको क्लियर होता कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, ये हमने कल पढ़ाया था, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन ना पूछें प्लीज। देखिए अब मैं एक बार कल के लेक्चर से लेके अब तक जितना पढ़ाया उसे रिमाइंड कर देता हूं। शुरुआत करी हमने फिर वही कहानी, गांधी एक्सरे यूज वाइडली इन मेडिकल रिसर्च। फिर हम उसमें थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर हमने लाइट के नेचर की बात करी, डुअल नेचर की, जिसमें हमने पार्टिकल नेचर और वेव नेचर की बात करी। फिर उसके बाद में हमने किसकी बात करी, फिर हमने वर्क फंक्शन की बात करी, और साथ साथ ये भी बोला हमने वर्क फंक्शन दो चीजों पर डिपेंड करता है, किस किस पर, नेचर ऑफ द मेटल और साथ साथ सरफेस पर डिपेंड करता है, कैसी सरफेस है मेटल की। वर्क फंक्शन के बाद हमने बात करी किसकी, एमिशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन, और वहां पर वर्क फंक्शन में बेसिकली हमने यूनिट की बात करी, यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्लेटिनम के लिए हाईएस्ट होता है, दैट इज 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सीसीएम के लिए कितना होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर उसके बाद में हमने बात करी किसकी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 1.6 जूल। फिर हम बात करी इलेक्ट्रॉन एमिशन की। इलेक्ट्रॉन एमिशन 4 तरीके में कौन से आपके, ये ठाकुर राजन सिंह परमार कौन है, आपकी क्लास का स्टूडेंट है? आप क्लास का स्टूडेंट है क्या? अच्छा, चलिए, क्योंकि ये बार बार ज्वाइन करता है, लेफ्ट करता है, फिर से ज्वाइन करता है, अब या तो इसके नेटवर्क इशू है या इसे मेंटल इशू है, कुछ भी एक इशू हो सकता है। चलिए छोड़िए, अभी फिलहाल इसे ऐड नहीं करते हम। देखिए यहाँ से एमिशंस चारों पढ़े, फिर हमने हर्ट्स, आज के लेक्चर में शुरुआत करी हमने हर्ट्स के ऑब्जर्वेशन से। हर्ट्स ने क्या बोला, हर्ट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जिस्टेंस को प्रूफ करना चाह रहे थे। एक्सपेरिमेंट करते हुए मेटल प्लेट पर स्पार्किंग हुई, डिटेक्टर लूप में ऑब्जर्व हुआ, इलेक्ट्रॉन एमिशन की बात करी। फिर आए आपके हर्ट्स के बाद में हॉलवाच, हॉलवाच ने जिंक प्लेट ली, जिंक प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गिराया, और ये बोला कि अगर आपकी जिंक प्लेट निगेटिवली चार्ज थी तो वो अनचार्ज हो जाएगी, अनचार्ज थी तो पॉजिटिव चार्ज होगी, और पॉजिटिव चार्ज थी तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। फिर लेनार्ड आए, लेनार्ड ने बोला कैथोड प्लेट पर आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट कराएं, जैसे जैसे आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट कराएंगे इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, जिन इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और उनके रिगार्डिंग जो करंट होगी वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगी। फिर उसके बाद में हलवाच और लेनार्ड ने स्पेशल स्टेटमेंट फाइनल कर दिया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन अगर आप इंसिडेंट कराएंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। फिर मैंने कुछ बेसिक एलिमेंट्स की बात करी थी कि हाईली सेंसिटिव, कम सेंसिटिव। फिर मिलिकन का एक्सपेरिमेंट आया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपके सामने है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें तीन चीजों की स्टडी करनी थी, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस। हमने इंटेंसिटी के इफेक्ट को ऑब्जर्व करा, जिससे हमें पता चला जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका क्या होगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के साथ साथ क्या होगा आपका, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी। और उसका ग्राफ प्लॉट करा आपने, स्ट्रेट लाइन कर्व,
फिर आपने इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल की बात करी, डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज पर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रह रहा है, तो यहां से ये पता चला कि अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी फिक्स होगा, वो इंडिपेंडेंट रहेगा इंटेंसिटी से। फिर हमने फ्रीक्वेंसी की बात करी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आप इंसिडेंट कराएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। फिर उसके बाद में हमने बात करी किसकी, देन फिर हमने बात करी वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो हमने दो डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए बात करी, और हमने बोला कि जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट नहीं हो जाएगी तब तक इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, और जब तक इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तब तक उसे रोकने की जरूरत पड़ेगी नहीं, दैट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल को अप्लाई करने की जरूरत में नहीं पड़ेगी। तो यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो जितना मैंने पढ़ाया है उसमें पूछ लीजिए, और आई होप कि कल हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, आप लोगों ने एनसीईआरटी रीडिंग करी होगी। टर्मिनल नहीं है, हाई वोल्टेज बैटरी है। भाई अगर आप लो वोल्टेज बैटरी लगाओगे डाउन हो जाएगी, आपका एक्सपेरिमेंट ही पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है। अच्छा, आप लोग अगर मॉर्निंग में टाइम निकाल सकते हैं बहुत जल्दी, जैसे 5:30 बजे या 6 बजे भी निकाल सकते हैं, तो ये आपको नेटवर्क इशू नहीं होगी। इस समय सब लोग ऑफिस से फ्री होते हैं, हाथ में सबके मोबाइल होते हैं, जिसके कारण सर्वर डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो वो सर्वर डाउन ना हो तो आप लोग अपनी क्लास में या प्रिंसिपल सर से डिस्कस करें, और टाइम अगर ये आप मॉर्निंग में 5:30 ये भी रख लें तो क्लास एकदम बोले तो रैपचिक चलेगी, कोई टेंशन नहीं आएगी उसमें। ठीक है, कोई सर्वर डाउन की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक बार सर से कंफर्म कर लें, प्रिंसिपल सर डिस्कस कर लेंगे आप लोगों से। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो आप सर को भेज सकते हैं। नहीं, सरपंच आए थे, उन्हें मैंने ऐड नहीं कराया है, और मैं सर से एक्सेस ले लूंगा तो कुछ लिमिटेड ही आपके ऐड हो पाएंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल हम अपने लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। संकल्प एकेडमी बाय निशांत।